हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी और उसके बेसिक के ऊपर हमने चर्चा किया था और उस लेक्चर में ये बताया था अंत में कि जो आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा और उसमें प्रॉपर्टी नंबर दूसरा और तीसरा जो था कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उनका जो गणितीय निरूपण है उसके बारे में कूलम्ब्स ने क्या किया था, एक नियम दिया। बिंदु क्या था? दूसरा बिंदु था कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं एवं विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये दो महत्वपूर्ण बातें थी। तो प्रतिकर्षण और आकर्षण ये दोनों क्या है, एक प्रकार के बल हैं। टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो ये जो फोर्स है किस मात्रा में वो अट्रैक्ट कर रहा है, किस मात्रा में वो रिपल कर रहा है, इनके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। और उसका जो गणितीय निरूपण दिया है कि उसकी मात्रा कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण का, उस मैग्नीट्यूड के बारे में हम जो बात करेंगे वो किस में आता है, कूलम्ब्स लॉ में आता है। तो कूलम्ब्स लॉ में हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं। कूलम्ब्स ने क्या कहा? कूलम्ब्स का कहना था कि दो आवेश, दो चार्ज हैं, टू चार्जेस, और वो दोनों आवेश मान लेते हैं, एक आवेश यहां है Q1 और एक आवेश इस बिंदु पर है Q2। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी से क्या है, विस्थापित है। मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश दिए गए हैं और दो आवेश में से पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर विस्थापित हैं। अभी हमें नहीं पता कि इन आवेश की प्रकृति क्या है, कौन सा आवेश धनात्मक है, कौन सा आवेश ऋणात्मक है, ये हम नहीं जानते। धनात्मक और ऋणात्मक के आधार पर केवल बल की प्रकृति में परिवर्तन होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण के रूप में। मगर जो सूत्र बनेगा वो तो बिल्कुल एक ही होगा, चाहे वो प्लस प्लस के लिए रहे, माइनस माइनस के लिए हो या प्लस माइनस में से किसी भी चार्ज के लिए हो। तो कूलम्ब्स के अनुसार दो आवेश Q1 एवं Q2 जब r दूरी से विस्थापित हो, जब Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे से r दूरी से विस्थापित हो, उस स्थिति में Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला बल, पहला लगने वाला बल समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के, अर्थात दोनों आवेश की जो मात्रा है उस मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह है बल F, पहला चीज। और दूसरा बात इसने बोला कि यही जो बल है यह व्युत्क्रमानुपाती है उनके दूरी के वर्ग के, अर्थात जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब बात को ध्यान देंगे, समानुपाती शब्द का तात्पर्य होता है कि जिस प्रकार का बदलाव हम RHS में करेंगे, राइट हैंड साइड में करेंगे, वही बदलाव हम कहां करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। अर्थात Q1 की मात्रा हमने बढ़ाई या Q2 की मात्रा बढ़ाई या दोनों की मात्रा बढ़ाई, इसका असर क्या मिलेगा हमें, बल की मात्रा में बढ़ोतरी के रूप में मिलेगा। ये पहला बिंदु हुआ। दूसरा बिंदु क्या है, इसकी दूरी को लेकर, यदि दूरी को हम बढ़ाते जाएंगे तो उसके वर्ग के अनुसार या उसके वर्ग के अनुपात में दोनों आवेश के मध्य लगने वाले बल कम होते जाएगा। तो ये जो पॉइंट है हम लोग का, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओवरऑल जब हम लेते हैं, ओवरऑल इसको हम लिखते हैं तो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r²। अर्थात Q1 और Q2 के ये मल्टीप्लाई हुआ और r² का ये क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अब ये जो समानुपाती चिन्ह है, जब जब समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है बराबर के चिन्ह से तो वहां एक कांस्टेंट k लगाया जाता है। तो इसका तात्पर्य हुआ F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो गया, r²। तो जो बल का मान है वो क्या मिला हमें, फोर्स इज इक्वल टू K
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो K है, ये K क्या है? नियतांक है। कूलम्ब्स लॉ के लिए बल से संबंधित ये नियतांक हुआ, और इस नियतांक का जो मान होता है, ये मान होता है 1/4πε0, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इस नियतांक का मान क्या है? K का मान 9 × 10⁹, और इसका जो ओरिजिनल जो वैल्यू है वो है 1/4πε0। ये जो चिन्ह जो दिख रहा है हमें, इसे कहा जाता है एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट कई जगह पर इसे क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युत नियतांक। तो देखेंगे K का वैल्यू 1/4πε0 के बराबर है। तो यदि इस मान को इस समीकरण में यदि रख दिया जाए इस तरीके से, तो क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारे पास एक छोटा सा बल के लिए समीकरण बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है। तो जब दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r की दूरी से विस्थापित हो, उस स्थिति में दोनों आवेश के मध्य लगने वाला बल F किसके बराबर होता है? 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। बहुत छोटा सा कंटेंट, बहुत छोटी सी बात थी, मगर इस चीज को समझना हमें आवश्यक है कि 1/4πε0 क्या था। यह है तो नियतांक, एक जानते हैं ये 1 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है आपके पास, और पाई जो है ये 22/7 ये भी एक नंबर है। मगर बात आती है सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की, कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नीचे में 0 लगा इसलिए इसको नॉट बोला जा रहा है, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसका एक और नाम है परमिटिविटी, परमिटिविटी। तो देखेंगे परमिटिविटी या परावैद्युतांक हम कह सकते हैं। देखिए क्या होता है ये, इसका अर्थ क्या है, परमिटिविटी का मीनिंग क्या है। ओरिजिनली इसे एप्सिलॉन से बस रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका तात्पर्य होता है दोनों आवेश के बीच में क्या माध्यम है। यहां ये जो माध्यम है, इसके बीच में ये माध्यम कौन सा है? इनके बीच में माध्यम आपके पास एयर हो सकता है, हमारे वाटर हो सकते हैं, हमारे पास में केरोसिन हो सकता है, कोई स्पेशल गैस हो सकता है, नाइट्रोजन हो गया कि प्योर ऑक्सीजन हो गया कि प्योर हाइड्रोजन हो गया, कुछ भी हो सकता है। अर्थात दो आवेश को जब हम जिस स्थान पर रख रहे हैं, ये दोनों आवेश के बीच का जो माध्यम है वो कुछ भी हो सकता है। ये माध्यम कुछ ना होकर वैक्यूम भी हो सकता है, ये वैक्यूम भी हो सकता है। मगर जब इन दोनों आवेश के मध्य उपस्थित माध्यम को हम बदलते जाएंगे, तो इनके मध्य लगने वाले बल की मात्रा में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा हमें। अर्थात इन दोनों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों के आवेश की मात्रा और दूरी के साथ साथ एक और बात पर निर्भर करता है कि इनके बीच में जो माध्यम है वो माध्यम कौन सा है। दोनों आवेश को एक दूसरे से दूरी रखे हैं, तो कौन से माध्यम में हमने उसको दूरी रखा है, तो वो माध्यम का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उस माध्यम की जो प्रकृति है, वो प्रकृति भी डिसाइड करती है कि उनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा। तो इस माध्यम के, ये जो भी माध्यम है हमारे पास, इन माध्यम की विद्युतीय प्रकृति को, विद्युतीय प्रकृति को दर्शाने वाला कारक ही परमिटिविटी कहलाता है। सामान्य कोई माध्यम है तो उसके लिए एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं, किसी भी माध्यम के लिए, किसी भी माध्यम। मगर एप्सिलॉन नॉट कब करते हैं? जब माध्यम वायु ऑब्लिक निर्वात हो। देखेंगे एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग कब करेंगे? जब माध्यम वायु या निर्वात हो, उस स्थिति में। और एप्सिलॉन क्या होता है? जब इन दोनों आवेश के मध्य कोई सा भी माध्यम हो।
जैसे देखें, जब दोनों आवेश को हमने वायु के दोनों आवेश के बीच में जो माध्यम है यदि वो वायु हुआ, तो वायु होने की स्थिति पर क्या होगा, अर्थात ये जो दोनों माध्यम है इनके बीच का जो ये दो आवेश है इनके बीच का जो माध्यम है, ये माध्यम यदि वायु है तो उस स्थिति में ये दोनों एक दूसरे को कितना आकर्षण या प्रतिकर्षित करेंगे। इनके बीच में यदि हमने वाटर रख दिया तो इनका व्यवहार क्या रहेगा, तो जो माध्यम है वो माध्यम इन दोनों के मध्य लगने वाले बल को भी प्रभावित करता है। अर्थात किसी भी माध्यम के लिए विद्युतीय सघनता या विद्युतीय विरलता का सूचक होता है परमिटिविटी। जैसे हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं तो प्रकाश में हम ईटा पढ़ते हैं, ये जो ईटा रहता है ये क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक किसी माध्यम की प्रकाशीय सघनता या विरलता को बताता है। इसी प्रकार से विद्युतीय सघनता या विरलता को बताने वाला जो कारक है वह कारक ही हम लोगों का क्या कहलाता है, एप्सिलॉन कहलाता है। जब कोई भी माध्यम हो वायु या निर्वात को छोड़कर तो हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वो वायु या निर्वात होता है तब हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है वायु के लिए, इसका मान जो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये इसका वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और जब इसकी इकाई की बात करते हैं तो इसकी इकाई क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को आप यहां लेकर आ जाइए और बल को हम इधर लेकर चले जाते हैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगा Q1 और Q2 का यूनिट हो गया हमारा कूलम इंटू कूलम, डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, पावर 2 है तो पावर 2 हो गया। 1 का कोई यूनिट नहीं होता, 4 का कोई यूनिट नहीं होता, पाई का कोई यूनिट नहीं होता, मगर पाई के बाद में F को ले जाकर जब यहां रखेंगे तो F का यूनिट होता है न्यूटन। तो न्यूटन भी कहां आ गया, नीचे आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो गई, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का। तो वास्तव में जब परावैद्युतांक की बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें या परमिटिविटी की हम बात करें, तीनों शब्द का एक ही तात्पर्य है, किसी भी माध्यम के विद्युतीय प्रकृति, इलेक्ट्रिकल नेचर या विद्युतीय सघनता या विरलता के बारे में बताता है। अर्थात उसमें से विद्युत क्षेत्र कितने आसानी से आ जा सकते हैं या दो आवेश के मध्य कितने आसानी से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग सकता है, तो ये माध्यम डिसाइड करता है। और माध्यम में परिवर्तन होता है तो दोनों आवेश के मध्य लगने वाले बल में भी परिवर्तन होते जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट जो है या ये जो एप्सिलॉन है परावैद्युतांक, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, यह वायु का परावैद्युतांक है, यह वायु छोड़ किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक है। तो ये जो चीज है ये किसको बताता है, मटेरियल सेलेक्ट करने का ये एक पैरामीटर है। अच्छे चालक के लिए, जब अच्छे चालक की बात करते हैं, एप्सिलॉन का मान कम होना चाहिए किसके लिए, कंडक्टर हेतु, लेकिन एप्सिलॉन का मान ज्यादा होना चाहिए किसके लिए, इंसुलेटर हेतु। यह प्रश्न भी पूछा जाता है परावैद्युतांक का मान अच्छे चालक के लिए क्या होना चाहिए, तो परावैद्युतांक का मान अच्छे चालक के लिए कम होना चाहिए। इसी प्रकार परावैद्युतांक का मान कुचालक के लिए ज्यादा होना चाहिए, अर्थात उसमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल कम से कम रहे, विद्युत क्षेत्र उसमें से आर पार ना हो सके। जब विद्युत क्षेत्र आर पार नहीं होगा तो विद्युत विभव की भी संकल्पना वहां पर कम रहेगी, और जहां विद्युत विभव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम रहेगी तो वहां विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं हो पाएगा। तो जब एप्सिलॉन का मान ज्यादा होगा, देखिए एप्सिलॉन का मान ज्यादा होगा तो बल का मान कम होगा, बल का मान कम रहेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, विद्युत क्षेत्र का मान कम है तो विभव का मान कम रहेगा, और विभव का मान कम होने से विद्युत धारा का मान कम होगा। ये सभी एक दूसरे से इंटरनली लिंक्ड क्वांटिटीज हैं। इसी कारण ये चीज पूछा जाता है एप्सिलॉन क्या होता है। कोई कंडक्टिंग मटेरियल है तो उस मटेरियल को हमें ऐसे मटेरियल को लेना चाहिए जिसमें इसका मान कम होना चाहिए, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है तो हमें एप्सिलॉन का वैल्यू ज्यादा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यह कूलम्स लॉ के बारे में बात थी। अब कूलम्स लॉ के बाद में तुरंत किस टॉपिक की बात करते हैं, इसी कूलम्स लॉ से हम एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करते हैं। एक कूलम्ब आवेश को कैसे परिभाषित करेंगे, अब देखिए, आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एक कूलम्ब की परिभाषा क्या होगी। बहुत ही इजी सा है और वो डेफिनेशन भी हम बना रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, ना ही रटने की कोई आवश्यकता है।
देखिए, एक कूलम की जब परिभाषा हम बात करेंगे, एक कूलम आवेश क्या होता है। हमने अभी देखा एक चार्ज इस स्थान पर है Q1, यहां से r मीटर की दूरी पर दूसरा आवेश रखा है Q2। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जब एक कूलम की परिभाषा करना है तो हम ये ले लेते हैं कि Q1 का मान भी एक कूलम है, Q2 का मान भी एक कूलम है हमारे पास, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये बीच की दूरी कितनी ले लिया हमने, 1 मीटर ले लिया। तो बल की परिभाषा क्या हो जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू Q1 का वैल्यू 1 कूलम, Q2 का वैल्यू 1 कूलम, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का वैल्यू 1 मीटर, अर्थात 1 का स्क्वायर हो गया। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 9 × 10⁹, और इतने टोटल का वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया। तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला तो एक्चुअल में ऐसा है ना, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या था, r²। देखिए Q1 और Q2 के वैल्यू को हमने 1 × 1 रखा, 1 × 1 इसलिए रखा क्योंकि हमें एक कूलम का क्या करना है, परिभाषा लाना है। तो एक कूलम आवेश कब कहा जाएगा, किसी आवेश को एक कूलम आवेश कब कहेंगे, जब एक कूलम आवेश से 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरी आवेश रखी हो, इसका भी मान 1 कूलम भी हो। तो जब दो 1 कूलम के आवेश 1 मीटर दूरी पर विस्थापित हों तो उनके मध्य लगने वाले बल की मात्रा कितनी आ रही है, 9 × 10⁹, और बल है तो अर्थात यहां यूनिट क्या लगेगा, न्यूटन। तो 1 कूलम को परिभाषित कैसे करेंगे, किसी आवेश की मात्रा 1 कूलम कब कही जाएगी, जब दोनों आवेश को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन का बल आरोपित हो, और ये बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं। यदि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है तो ये प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव है या ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है तो इन स्थिति में ये आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। तो 1 कूलम को कैसे परिभाषित किया गया, जब दो आवेश जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान 9 × 10⁹ न्यूटन हो, उस स्थिति में आवेश की मात्रा 1 कूलम होगी। ये एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा इसका क्या था, परिभाषा था 1 कूलम को लेकर। अब इसकी बात हम कूलम्स लॉ के कुछ कमी के बारे में चर्चा करते हैं। कूलम्स लॉ के ऊपर हम इसके लिमिटेशंस जो हैं वो क्या क्या हैं, तो इनके लिमिटेशंस जो हैं वो क्या होंगे। पहला इसका लिमिटेशन होता है कि इसके लिमिटेशन में हम बात करें, पहला अति सूक्ष्म दूरी अर्थात 10⁻⁻15 से कम हेतु मान्य नहीं है। अर्थात बहुत ही कम दूरी 10⁻15 मीटर, इस रेंज से भी कम दूरी है तो उस पर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, पहला। दूसरा है 10⁻18 मीटर या 10⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए भी मान्य नहीं है। अर्थात इस दूरी पर भी हम कूलम्स लॉ का प्रयोग नहीं करते। 10⁻15 मीटर से अधिक दूरी है तो इस दूरी के लिए भी हम कूलम्स लॉ का उपयोग नहीं करते। पहला था अति सूक्ष्म दूरी के लिए हम इसको मान्य नहीं करते, दूसरा है 10⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए भी हम इसे मान्य नहीं करते हैं। तो ये इसके कुछ कमियां थी, और जो इससे संबंधित बिंदु है वो बिंदु आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे, जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स इसमें और लिखे गए हैं। तो ये कूलम्स लॉ के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक था। कूलम्स लॉ के बाद जब यही बल Q1 कूलम का बल Q2 कूलम के ऊपर लग रहा था तब तो कूलम्स लॉ हमने उपयोग किया, मगर जब Q1 कूलम
1 कूलम के ऊपर, 1 कूलम के ऊपर जब बल लगाएगा तो उस बल को क्या कहा जाएगा? उस बल को विद्युत क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र के बारे में हम अगले क्लास में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।